उसके सामने जो है जम्मू कश्मीर कोई मायने नहीं रखता है। बल्कि इतना भी उन्होंने कहा कि जो कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर किया गया है वही तजुर्बा पूरे मुल्क के अंदर किया जा रहा है। एक प्रधान, एक संविधान, एक निशान का जिक्र जब उन्होंने किया तो आज एक लैंग्वेज और बाकी चीजें कही जा रही है मुल्क के अंदर। उन्होंने कहा कि सभी इदारों को कब्जा किया गया है और उसके साथ साथ क्रैश किया गया है। और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के स्टैंडर्ड पर पूरे मुल्क को नहीं लाया गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर हर कोई अपने घर के अंदर रहता था और हर कोई जो है यहाँ खाता पीता था, भूखा नहीं रहता था। लेकिन उस स्टैंडर्ड पर जब मुल्क के लोगों को नहीं लाया, लेकिन यहां पर भी अब क्या है कि अराजी को लेकर घर छीने चाह रहे हैं और साथ ही साथ राशन को लेकर जो है लाइनों और कतारों में रहना पड़ता है। ये महबूब मुफ्ती ने दिल्ली के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है उसमें कुछ इख्तिसाबात हमने आप तक पहुंचाई है। लेकिन उमर अब्दुल्ला भी यहां पर आज उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है और उसके थोड़ी देर बाद आज सज्जाद गनी लोन भी 5-5:15 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देने जा रहे हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है उन्होंने कहा कि बुलडोजर शुड बी द लास्ट ऑप्शन, यानी सरकार ने को अगर बुलडोज ही इस्तेमाल करना है तो ये आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। उससे पहले कई सारे ऑप्शंस होते हैं जिसको सरकार को इंप्लीमेंट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगर कोई लिस्ट तैयार की है तो उसे पब्लिक किया जाए ताकि लोग देखें और अपना मौकफ रखें। किसी को नोटिस नहीं दिया जा रहा है, नोटिस का रसीद नहीं होता है यानी रोड सरकार के पास। सोशल मीडिया पर जो लिस्ट चलाया जा रहा है उस लिस्ट को जब हमने और मेरी बहन ने जब काउंटर किया है अदालत के अंदर तो वहां पर सरकार ने बताया कि यह लिस्ट फेक है। उन्होंने कहा कि बुलडोजर चलाने से पहले कानून है, नोटिस देना, फिर उसका पक्ष सुनना, यानी जिसको आप बुलडोज कर रहे हैं या जिसको नोटिस भेज रहे हैं उसका व्यू भी सुनना, फिर उसे उस प्रॉपर्टी को रेगुलराइज करने का मौका देना या खुद हटाने का मौका देना। ये ऐसे ऑप्शंस हैं जो बुलडोज करने से पहले उमर अब्दुल्ला ने यहां पर जाहिर किए हैं। उन्होंने कहा कि हम सरकार को गैर कानूनी कब्जा छुड़ाने के अमल के साथ हैं, लेकिन ठीक उस स्कीम का फायदा यहां पर भी कम से कम दिया जाए जिस स्कीम के तहत दिल्ली में कॉलोनियां रेगुलराइज हुई हैं। सरकारें आवाम की आसाइश के लिए होती हैं, न कि आवाम को परेशान करने के लिए, ये उमर अब्दुल्ला ने कहा। चले महबूब मुफ्ती एक बार फिर से आपको ले चलते हैं दिल्ली और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। आप सबको मेरी तरफ से एक्चुअली दिल्ली की दूरी इतनी बढ़ गई कि हमें वहां से आना पड़ता है अपना जो हमारी तकलीफें सुनाने के लिए हमें वहां से आना पड़ता है आप लोगों के पास। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जिसको ताज कहा जाता था तो आज उसकी हालत क्या है, किन मुश्किलात से गुजर रहा है। और ऐसे तो जम्मू कश्मीर रूलिंग पार्टी के लिए कोई माने नहीं रखता है, बट ऑन द अदर हैंड जो इनकी जो हेट पॉलिटिक्स, जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स, जो इनकी जो ये वन कंट्री, वन रिलीजन, वन लैंग्वेज की बात करते हैं, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर से उसकी शुरुआत हुई है। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि 70 साल पहले इन्होंने एक नारा लगाया था, एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान। अब पूरे कंट्री में वन कंट्री, वन रिलीजन और वन लैंग्वेज वो हो रहा है। तो पर इसका सबसे ज्यादा खिमियाजा जो है, इट इज द ब्रंट इज बीइंग बोर्न बाय पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड सिंस 2019 इज an onslaught on our identity, on our economy, on our jobs, on our land, everything, because it has not stopped. Unfortunately, जो brute majority मिली है बीजेपी को, they have weaponized everything. They have weaponized their brute majority to bulldoze the constitution of this country and then unconstitutionally scrap 370, saying that they want to integrate the JNK with rest of the country. इंटीग्रेशन तो मुझे मालूम नहीं कितनी हुई है, पर तबाही बहुत ज्यादा हुई है। जितने भी इदारे हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, they have been weaponized with media. I'm so sorry to say that. Even they have weaponized the media to crush any voice of dissent. They have weaponized. Unfortunately, they are trying to weaponize, subjugate judiciary also. I'm not using the
exact words because for the contempt of court, because contempt of court इस तरह बहुत जल्दी लग जाता है. On the other side you can free to say anything. जो हमारे आजकल जो मिनिस्टर साहब किरण रिजिजू जो बोलते रहते हैं दिन रात जुडिशरी के बारे में, but nobody is taking notice of that. So इस वक्त जम्मू कश्मीर के 370 हटने के बाद all the laws that have been brought into the JNK have been weaponized to the extent that Kashmiri looks like, अगर आप आज कश्मीर जाएंगे तो आपको वो अफगानिस्तान जैसा लगेगा, because the bulldozer is there. अभी 370 के साथ खत्म करने के साथ they outsourced our हमारी आइडेंटिटी खत्म की, हमारे जॉब्स आउटसोर्स किए, लैंड वाज आउटसोर्स्ड, आवर मिनरल्स वर आउटसोर्स्ड, आवर रिसोर्सेज वर आउटसोर्स्ड. व्हेन आई से आउटसोर्स्ड, दे वर गिवन टू द आउटसाइडर्स, दे आर स्टिल बीइंग गिवन टू द आउटसाइडर्स. तो ऐसे में अब बचा क्या था हमारे पास? सर के ऊपर छत, बिकॉज एज एवरीबडी नोज जम्मू कश्मीर इज द ओनली स्टेट जहां लोग सड़क पे नहीं सोते थे, जहां लोगों के सर के ऊपर छत थी, जहां राशन के लिए लोग फ्री राशन के लिए लाइन में खड़े नहीं होते थे. सो बीजेपी ने ये सोचा कि हम पूरे कंट्री को जम्मू कश्मीर के स्टैंडर्ड के ऊपर तो ले नहीं सकते, सबको घर नहीं दे सकते, पर कम से कम हम जो जम्मू कश्मीर है उसको रेस्ट ऑफ द कंट्री, क्योंकि जब से बीजेपी आई है जो गरीबी की रेखा से लोग नीचे ऊपर चले गए थे वो फिर से नीचे आए, और जम्मू कश्मीर को भी उसी लेवल पे लाना चाहिए. नाउ द लेटेस्ट ऑनस्लॉट इज आवर होम्स, आवर लाइव्स, आवर लाइवलीहुड. बिकॉज अगर कहीं दुकान है उसको तोड़ा जाता है, मकान को तोड़ा जाता है, घर को तोड़ा जाता है, और ये कहा जाता है सो कॉल्ड एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव. दिस टू हैज बीन वेपनाइज्ड नाउ. अभी तो पहले ईडी एनआईए मुल्क के अंदर चलती है, जर्नलिस्ट के खिलाफ यूज होती है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के खिलाफ होती है, पॉलिटिशियंस के खिलाफ होती है, बट वी आर स्टिल स्पेशल स्टेटस स्टेट, बिकॉज हमारे यहाँ और भी एजेंसीज हैं, जितने भी हमारे पुलिस के हेड्स हैं, दे हैव देयर ओन एजेंसी. प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रही थी और उमर अब्दुल्ला कश्मीर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे. इससे पहले हमने इस नशियात के जरिए उमर अब्दुल्ला की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी कुछ चीज़ें आप तक पहुंचाई, लेकिन उन्होंने खुद क्या कहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि बुलडोजर लास्ट ऑप्शन होना चाहिए. साथ ही साथ उन्होंने बोला कि सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर वो एक लिस्ट तैयार करते हैं और उस लिस्ट को पब्लिक करते हैं, ताकि पब्लिक भी देखेगी कि किस किस की ज़मीन गैर कानूनी है, उन्हें भी कानूनी चाराजोई करने का मौका मिल सकता है. ये उमर अब्दुल्ला ने कहा. उन्होंने क्या कुछ कहा आइए देखते हैं. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कागज हैं और जिनको ये कागज सामने पेश करने का मौका नहीं मिल रहा. जैसे नीडोज में जो हुआ, जब अफसर वहां खड़ा था, आप लोग वहां गवाह थे, वो अफसर के पास जाते रहे कि अब हमारे कागज देखो, कागज देखो, कागज देखो. उन्होंने कहा नहीं, हमें ऊपर से प्रेशर है, हमें कुछ करना है. अरे किस चीज का प्रेशर? कागज देखिए ना, verify whether there is a legitimate claim or not. If there is no legitimate claim, give them a chance to go. If not, then use the bulldozer. बुलडोजर आपका आखिरी कदम होना चाहिए. इसलिए हम हुकूमत से आज कहना चाहते हैं कि फिलहाल ये बुलडोजर भेजने का आप सिलसिला रोक दीजिए. आप एक काम करिए, आपने अभी तक तो पिछले ही सैटरडे को आपने हाई कोर्ट में कहा कि फिलहाल जो लिस्टें पब्लिक डोमेन में आई हैं वो फोर्ज्ड हैं, वो फोर्जरी हैं, वो गलत हैं. तो हम आपसे कहना चाहते हैं, ये जो आप अभी तक डेमोलिशन कर रहे हो वो किस लिस्ट के बुनियाद पर कर रहे हो? वो लिस्ट जो है उनको पब्लिक डोमेन में डालिए, उनको आप ओन करिए, कहिए कि ये लिस्ट है, इस लिस्ट की हमने वेरिफिकेशन की है, ये लिस्ट जो है हम कहते हैं कि फलाने लोग जो है वो गैर कानूनी तौर जो है सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए हुए बैठे हैं. उसके बाद जिन लोगों के नाम उन लिस्टों में दर्ज हैं उनको कम से कम आप 4 से 6 हफ्ते का वक्त दीजिए, ताकि अगर उनके पास कागज हैं अपने क्लेम को साबित करने का कि वो वहां पे गैर कानूनी तौर नहीं बैठे हैं, आप अफसरों को मुकर्रर करिए, आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट को वो इख्तियारात दे दीजिए ताकि वो कागज वेरीफाई करें, और अगर उन लोगों के पास सही क्लेम हो उनको उस लिस्ट से निकाला जाए. जिन लोगों के पास अपनी वो कब्जे की जमीन के कागज नहीं है
या वो क्लेम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये सारा प्रोसेस करने के बाद आप नए सिरे से उनको नोटिस निकालिए और उनसे कहिए कि ये तमाम तहकीकात करने के बाद आप इस फलाने जमीन के प्लॉट पे जो है गैर कानूनी तौर बैठे हैं। फिर उनको मौका दे दीजिए कि वो खुद अपनी मर्जी से वो जमीन का हिस्सा छोड़े या उसको रेगुलराइज करें किसी स्कीम के तहत। अगर ये नहीं होता फिर आखिरी में आप बुलडोजर भेजिए, कोई आपको नहीं रोकेगा। ये जो तमाशा किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, लोगों की परेशानी को देख के आज कई लोग खुश हैं। बड़े बड़े डाकू जिन्होंने यहां चोरियां की हैं, आज वो सोशल मीडिया पे ऐश कर रहे हैं बाकी लोगों की परेशानी देखते हुए। यहां हीरो बने हुए लोग लोगों की मुसीबत और मुश्किलात को देखते हुए। ये सही बात नहीं है। आज कोई जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है जो इस सिलसिले को देख के परेशान नहीं है। और गवर्नमेंट का काम लोगों को परेशान करना नहीं है, गवर्नमेंट का काम है लोगों को राहत पहुंचाना। और एक स्कीम जैसे बाकी जगहों पे हमने दिल्ली में भी देखा, जहां पे पूरी कॉलोनियां जो है वो रेगुलराइज की गई हैं। यहां पे भी एक ऐसा स्कीम होना चाहिए जिसके तहत लोगों को एक मौका दिया जाना चाहिए। गवर्नमेंट की कमाई भी होगी और लोगों की परेशानी भी कम हो जाएगी। तो मैं यही कहने के लिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। एक इम्बैलेंस सा तो जरूर है। अगर आप देखें जम्मू में किन इलाकों में बुलडोजर भेजे जा रहे हैं और अक्सरियत वहां कौन से लोग रहते हैं, शायद उसी से आपको पता चलेगा कि इन लोगों के इंटेंशंस जो है सही नहीं है। एक कैलकुलेटेड डिजाइन के तहत यहां के भाईचारे को और यहां की यूनिटी को जो है जख्म पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और चलिए, इस 25 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमर अब्दुल्ला ने एक बात ये भी कही है कि सरकार ने जमीनों को लेकर अगर दुरुस्त कदम नहीं लिए तो हम भी अगले कदम पर गौर करेंगे। ये उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा है। उमर अब्दुल्ला ने 370 के हवाले से जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 370 के मामले पर जितना वक्त सुप्रीम कोर्ट में निकलेगा उतना ही हमारी उम्मीदें बढ़ रही हैं, क्योंकि उन्हें यानी बीजेपी को मालूम है कि अदालत में उनका मौक़िफ़ कमजोर है, यानी बीजेपी का मौक़िफ़ कमजोर है। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि अगर बीजेपी के मौक़िफ़ में या सरकार के मौक़िफ़ में मजबूती होती तो सरकार दीगर मामलात की तरह, इशारा था राम मंदिर की तरह, यानी दीगर मामलात की तरह इस मामले में भी जल्द हेयरिंग के लिए अदालत से दरख्वास्त किया करते, यानी सरकार की जानब से की जाती। उमर अब्दुल्ला कहते देखते हैं लड़ाई कौन सी है। हमने कहा इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज अ पीसफुल, इट इज अ लीगल एंड इट इज अ पॉलिटिकल फाइट दैट विल कंटिन्यू। आप फार्मर्स की बात हमेशा छेड़ते हो। मुझे बताइए ना, आप किस पॉलिटिकल पार्टी ने फार्मर का एजिटेशन शुरू किया? किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं, वो फार्मर्स ने खुद किया। इट हैड नो, यहां तक के फार्मर्स ने वहां पॉलिटिकल पार्टीज को आने की इजाजत भी नहीं दी। तो आप ये नहीं कह सकते हो ना आपके फार्मर एजिटेशन किसी। so long as the issue is alive in the Supreme Court, I will always be hopeful. In fact, if anything, the delay makes me even more hopeful. I'll tell you why. Because I truly believe that if the government was confident in its defense, it would have pressed the Supreme Court for an early hearing. As the fact that the government has shown such amazing reluctance to get into this discussion in the Supreme Court shows that they at least privately understand that they don't have a leg to stand on. So one day I believe that the delay is indicative of the fact that we have a strong case in the Supreme Court, and I'm even more hopeful now. इधर कांग्रेस पार्टी की जानब से आज जम्मू के अंदर एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया और ये मुजाहरा आज अडानी और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ किया गया। और इस मौके पर वकार रसूल वानी जो कि प्रदेश कांग्रेस के सदर हैं, उन्होंने कहा कि जब से वजीर आज़म मोदी सरकार में आए तब से उन्होंने सारे इदारे अडानी को भेज दिए और इसे नंबर 1 पर पहुंचा दिया।
हिंडसबर्ग की रिपोर्ट ने पोल खोलते हुए साबित किया है कि अडानी ने मोदी के साथ मिलकर फ्रॉड करके दौलत बनाई है, ये उन्होंने कहा कि आज जब अडानी के शेयर गिर रहे हैं तो आवाम का पैसा भी दांव पर लग चुका है, क्योंकि जम्मू कश्मीर बैंक से लेकर LIC और दीगर बैंकों ने अडानी को लोन दिया हुआ है जो अभी दांव पर है। जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है तब से उन्होंने हर चीज, चाहे पोर्ट हो, चाहे रेलवे हो, चाहे स्टील हो, चाहे पावर प्रोजेक्ट हो, चाहे दूसरी चीजें हो, हर चीज उन्होंने अडानी को बेच दी। जो अडानी 2013 में 660वें नंबर पे था अमीर आदमी, उसको फ्रॉड करके मुल्क को बेच के दुनिया के दूसरे नंबर पे पहुंचा है। लेकिन जो हिंडसबर्ग की रिपोर्ट है, जो अमेरिकन कंपनी की रिपोर्ट आई, उसमें यह दिखाया गया कि अडानी ने मोदी के साथ मिलके सारी दौलत जो है फ्रॉड करके हासिल की है और आज उसके शेयर सारे मार्केट में गिर गए हैं। और आज हमारी जितने भी जहां गरीबों का पैसा हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है, गरीबों का पैसा जमा है, मुलाजमों का पैसा जमा है, मिडिल क्लास लोगों का पैसा जमा है, चाहे वो LIC हो, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, दोनों इस वक्त खतरे में है और हमारा जम्मू कश्मीर बैंक भी उसमें शामिल है। ये सारे कर्जे मोदी जी ने अपने मित्र अडानी को दिलाए और आज ये सारी संस्थाएं जितने भी गवर्नमेंट ये बैंक्स थे, LICs थे, वो सारे खतरे में हैं। आज उसके शेयर क्लोज कर दिए गए हैं और ये मैं कहूंगा। तो नाज़रीन, था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हाजिरी को आज का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह। Leaford Health